गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेजिस्लेशन एंड सोर्स ऑफ लॉ टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो थर्ड पॉइंट सोर्सेस ऑफ लॉ है उसका थर्ड पॉइंट है। इससे पहले हम कस्टम और लेजिस्लेशन जुडिशियल प्रेसिडेंट को पढ़ चुके हैं, तो ये थर्ड पॉइंट है लेजिस्लेशन एंड सोर्स ऑफ लॉ। अब लेजिस्लेशन को देखते हैं कि ये कस्टम और प्रेसिडेंट से भी हाई पोजीशन रखता है मॉडर्न सोसाइटी में एज अ सोर्स ऑफ लॉ। एंशिएंट टाइम में कस्टम और जुडिशियल प्रेसिडेंट का बहुत महत्व था, जुडिशियल प्रेसिडेंट का आज भी महत्व है, लेकिन लेजिस्लेशन जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है मॉडर्न सोसाइटी में एज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है लेजिस का मतलब है लॉ और लैटम का मतलब है मेकिंग। इसलिए मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, लॉ बनाने की जो है प्रोसेस है, उसको हम लेजिस्लेशन कहेंगे। इसमें सालमन ऑस्टिन ग्रे इनकी हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आप अपना बुक में देख के इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। मैं बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सालमन, legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority। एक competent authority के थ्रू जो लीगल रूल्स होते हैं उनकी डेक्लेरेशंस जो होती है वो लेजिस्लेशन होता है। लीगल रूल को जो डिक्लेरेशन करना होता है, लॉ का डिक्लेरेशन करना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, वो लॉ का सोर्स है। अकॉर्डिंग टू ग्रे, द फॉर्मल एटरेंस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी, जो लेजिस्लेशंस जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एटरेंस है सोसाइटी में, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उसका बहुत महत्व है सोसाइटी में। जो टर्म लेजिस्लेशन है समटाइम्स यूज्ड इन वाइडर सेंस टू इंक्लूड ऑल मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। जो लेजिस्लेशन है, जो भी जितनी भी टर्म्स हैं लॉ मेकिंग की, वो उन सबको इंक्लूड करके रखता है। एंशिएंट टाइम में जैसे कि मैंने बताया, कस्टम्स जो है हाईएस्ट पोजीशन में थी, बहुत सारी वैल्यू दी जाती थी उनको, लेकिन लेजिस्लेशन मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ है और एक हाईएस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि कस्टम जो है लेजिस्लेशन में ही मर्ज हो गई है। तो इससे प्रूव होता है कि जो एक सोर्सेस का ये एक नया रूप है। प्रेजेंट सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द लॉज जो है लेजिस्लेशन द्वारा बनाए जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लॉ है। पार्लियामेंट ने, हमारी देश की पार्लियामेंट ने, भारत की संसद ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। अगर किसी का फैमिली मैटर आता है तो फैमिली लॉ को देखते हैं। अगर जैसे किसी का डिवोर्स मैटर आ गया तो हिंदू मैरिज एक्ट को देखेंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो वो कंसर्न्ड मैटर है, उसमें हम देखते हैं कि क्या मामला है, इस तरीके से उसको देखा जाता है। तो अब काइंड्स जो है जनरली लेजिस्लेशन के दो हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन को डायरेक्ट भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट को इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। उसके अलावा एक टाइप और पढ़ने को मिलता है, वो हम कंडीशनल लेजिस्लेशन। तो हम सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन एक सुप्रीम अथॉरिटी ने बनाया हुआ होता है, जैसे कि हमारी भारत की संसद सुप्रीम अथॉरिटी है। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है उससे सुपीरियर कोई भी नहीं होता, लेकिन हमारा अपना देश का जो संविधान है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उससे ज़्यादा पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कि भारत के नागरिकों को क्या क्या जो है राइट है, या उनके कोई फंडामेंटल राइट क्या है, इस देश के वो निवासी हैं तो उनको क्या क्या ऐसे राइट दिए गए हैं जो उनको जीवन जीने के लिए उनके मौलिक हैं, बेसिक्स हैं। तो जो चीज़ उनके बेसिक राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करती हैं, तो उसको जो है नल एंड वॉइड या डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, लेकिन वैसे जनरली लॉ मेकिंग पॉलिसी में सुप्रीम अथॉरिटी है। ये स्टेट के थ्रू कोई कानून बनाए जाते हैं वो सुप्रीम लेजिस्लेशन में आते हैं, और जो सुप्रीम लेजिस्लेशन ने कोई कानून बनाए हैं वो ठीक है, वो डेलीगेट कर सकती है दूसरी अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को, लेकिन अपनी इसेंशियल पावर को सुप्रीम लेजिस्लेशन डेलीगेट नहीं करेगा। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में कि ऐसी कोई दूसरी अथॉरिटी है जो कि अदर देन सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके द्वारा बनाए हुए जो कानून होते हैं वो सारे ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के होते हैं, और ये सब्जेक्ट टू कंट्रोल होते हैं। ये अपनी वैलिडिटी के लिए सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड रहते हैं।
अगर सुपीरियर अथॉरिटी चाहे तो इनको ख़त्म भी कर सकती है। तो इसमें जैसे कुछ रूल्स आते हैं ऐसे सबऑर्डिनेट्स में, जैसे कि ऑटोनोमियस लॉज होती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमियस बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, और वो इनडायरेक्ट में भी आ सकते हैं कि पार्लियामेंट डायरेक्ट आकर यूनिवर्सिटीज़ का रेगुलेशन नहीं कर सकती हैं। जुडिशियल रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बहुत सारे, जैसे हाई कोर्ट्स के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के भी हैं। तो ये अपने रूल्स और रेगुलेशन अपने डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ये कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं जो कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में काउंट होते हैं। ऐसे लोकल लॉज हैं, जैसे कि पंचायतों के हैं, जिला परिषद के लॉ हैं, वो अपने लॉज बनाती हैं। तो ये है ना, ये सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आज के स्फीयर में या आज के सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बहुत ही महत्व है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सोसाइटी का भी और लॉ मेकिंग प्रोसीजर में भी। तो संसद ने अपने कानून तो बना दिए, अपने कानून बनाने की पावर को उसको कई बार वो है निचली अथॉरिटीज़ को, अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करती है कानून बनाने के लिए कि हमारे पास कानून तो हमने बना दिए, ठीक है, और कुछ इसेंशियल्स पावर वो डेलीगेट नहीं करेगी कि कुछ हमारे पास अब टाइम नहीं है कि अब उसको आप उसका जो है डेलीगेशन में उसको रेगुलेट करेंगे, लागू करेंगे। तो स्टेट इसमें लागू करने के लिए स्टेट मीडियम बन गया। स्टेट ने कहा कि ठीक है भाई, मेरा रोल कन्वर्ट हो गया, मैं वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट देने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए मैं कानून बनाता हूँ, यानी कि स्टेट को कानून बनाएंगे, स्टेट कानून बनाने पड़ेंगे, स्टेट को कानून बनाने पड़ेंगे। बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, लाइफ चेंज हुई, टेक्नोलॉजी आई, और उस डेवलपमेंट के कारण अब रेगुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डेलीगेट यानी कि अपनी पावर को ट्रांसफ़र करके रेगुलेशन कराया जाता है, एनफोर्समेंट कराया जाता है। तो 1832 के टाइम पे रिफॉर्म्स एक्ट आया, जहाँ से इसकी ज़रूरत महसूस हुई, डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ऑब्वियसली लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मीडियम भी चाहिए। तो 20th सेंचुरी में इसके रोल की बहुत फास्टली ग्रोथ हुई है, क्योंकि 20th सेंचुरी के टाइम में एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसमें क्योंकि मास डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके कारण हर एक पॉइंट पर लॉ की ज़रूरत महसूस हुई, साथ ही उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी ज़रूरत महसूस हुई। तो ये काम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने किया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी पावर डेलीगेट या ट्रांसफ़र होंगी जगह जगह पर, तो उसको मिसयूज भी होगा। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए कुछ सेफ गार्ड्स होने चाहिए, कुछ सेफ गार्ड्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग किए जाने चाहिए, होने चाहिए। तो उसमें आते हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, या फिर पब्लिसिटी, या फिर अदर कंट्रोल्स, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले ली, ट्रस्ट वर्दीज अथॉरिटीज़ को है डेलीगेशन कर दिया। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है जैसे ये इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मिसयूज़ को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जुडिशरी का तो इंग्लैंड में इतना जो है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहता, बट इंडिया में क्या है, पूरी तरह से एक डिफरेंस प्रोसीजर है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा कोई अथॉरिटी पास तो जुडिशरी के सामने आती है, चैलेंजेस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि लोगों के फंडामेंटल राइट का जो वोलेट नहीं किया जाएगा। अगर वोलेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, ये अथॉरिटी है, जुडिशरी के पास जाओ, और जो इंटरफेरेंस हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उन जो लॉज को है नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें थोड़ा सा इंग्लैंड और इंडिया की सिचुएशंस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग थोड़ा फ़र्क है। तो बाकी कल हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।